हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का अपना नया नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। जैसे कल हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर रहे थे क्या, प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो आज भी पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम करते समय दो बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट कि आपके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या पूछा गया है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मार्क करते जाना है। ठीक है, उसके बाद उसमें देखना है कि हम लोग क्या रूल्स जानते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट नंबर 3, आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करते समय परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की साउंड नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए परम्यूटेशन कम्बिनेशन में क्या है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, लॉ ऑफ एडिशन क्या है, परम्यूटेशन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है, चीज़ों को ऑर्डर में कैसे सबमिट करते हैं, चीज़ों को एक साथ रखना है तो कैसे रखते हैं, चीज़ों को अलग अलग रखना है तो कैसे करते हैं, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो उनको कैसे अरेंज करते हैं। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 11 में तो थोड़ा कम है, बट जैसे आप 12th में मूव करेंगे, IIT के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उनमें परम्यूटेशन कम्बिनेशन के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए परम्यूटेशन कम्बिनेशन की आपको साउंड नॉलेज होना चाहिए। और पहली बात क्या है, आपको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाना है। तो आज हम लोग कुछ वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें परम्यूटेशन कम्बिनेशन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास आज 3 प्रॉब्लम है, पहले उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या है, ए बैग कंटेन्स 9 रेड 7 white and 4 black balls. If 2 balls are drawn at random, find probability that both balls are red, one ball is white, the balls are same color और one is white, other is red। ऐसा क्वेश्चन है। तो ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड। तो अगर हम लोग बात करेंगे बोथ बॉल्स आर रेड, तो बोथ बॉल्स अगर आपके रेड होना चाहिए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग कि अब देखिए हमारे पास टोटल कितने रेड बॉल है, 9 रेड बॉल है। तो हमको कैसे चाहिए, 2 रेड बॉल चाहिए क्योंकि 2 बॉल का सिलेक्शन। तो यहाँ पे 9 में से 2 रेड बॉल का सिलेक्शन कर लिया और टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगे, देखिए हमारे पास टोटल कितनी बॉल हो जाएंगी, 9 रेड है, 7 वाइट है, 16 हो गई और 4 क्या है, ब्लैक है। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 20। तो टोटल केसेस क्या हो जाएंगे, 20 में से 2 बॉल का सिलेक्शन। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल आर, नहीं सेकंड बोल रहा है 1 बॉल इज वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉल इज वाइट। तो अब देखिए 1 बॉल अगर वाइट बोल दिया तो अदर बॉल की कलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन हाँ यहाँ पे ये हमको पता है कि एक बॉल तो आपकी वाइट होनी चाहिए। तो ठीक है, वाइट कितनी है हमारे पास, 7 वाइट बॉल है, तो 7 में से 1 वाइट बॉल ले लिया। अब जो सेकंड बॉल हो सकती है वो आपके रेड कलर की भी हो सकती है और वो आपकी ब्लैक कलर की भी हो सकती है, इन दोनों में से किसी भी कलर की हो सकती है। तो 9 रेड और ये 4, 13, तो 13 में से कोई भी एक बॉल ले लेंगे और टोटल कितना है, और टोटल है अपने पास 20 C2। ठीक है, समझ में आया। 7 वाइट में से 1 वाइट बॉल का सिलेक्शन कर लिया और सेकंड बॉल किसी भी कलर की हो सकती है क्योंकि उसका कलर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, थर्ड आपसे क्या पूछा हुआ है, थर्ड आपसे पूछ रहा है कि द बॉल्स आर सेम कलर। ठीक है ना, थर्ड को हम यहां बता देते हैं, ध्यान समझिएगा, यहां बता देते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन। थर्ड का देखिए, थर्ड में क्या बोला है, थर्ड आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल्स आर सेम कलर। तो द बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल्स आर सेम कलर। तो अगर आपको सेम कलर की बॉल्स देखनी है तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही बॉल क्या हो, रेड हो, 20 C2। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही बॉल आपकी कैसी हो, वाइट हो, तो 7 C2 अपॉन 20 C2। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही बॉल क्या हो, ब्लैक हो, तो 4 C2 अपॉन 20 C2। देखिए अगर ये केस हो जाएगा तो ये दोनों केसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये हो जाएगा तो इन दोनों केसेस की रिक्वायरमेंट। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन। तो दिस आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने परम्यूटेशन कम्बिनेशन में लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा, वहां से हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, समझ गए। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, 1 इज वाइट अदर इज रेड।
बोल रहा है कि 1 वाइट है, यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया कि एक आपको वाइट लेना है और एक आपको रेड लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज वाइट, अदर इज रेड ना, ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा। अब देखो 1 इज वाइट, तो वाइट अपने पास कितने हैं 7, तो 7C1, और रेड कितनी है अपने पास 9C1। तो ये हो गया 2 बॉल का सिलेक्शन हो गया 9C1, एक वाइट हो गया और एक रेड हो गया, और टोटल केस क्या होगा 20C2। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से किया है, 9C1 अपॉन 7C1 अपॉन 9C1 और 20C2। क्लियर है, समझ गए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देख लीजिए, अगर यहाँ पे कहीं किसी को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार बैक करके देखेगा तो उसको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो पहले तो देखिए टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास क्या है 6 बॉयज हैं प्लस हमारे पास क्या है 6 गर्ल्स है, ऐसा है। तो 6 बॉयज प्लस 6 गर्ल्स कितने हो जाएंगे, टोटल 12 पर्सन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 पर्सन सिट इन अ रो, ये हमारा जो हो जाएगा टोटल केस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बेस से। तो इस तरीके से बैठ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, आई होप कि इधर वाला पार्ट आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नहीं कहीं समझ में आएगा तो आप इसको एक बार बैक करके देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे। तो यहाँ पे 12 पर्सन हो गए टोटल। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि बोल रहा कि सारी गर्ल्स, तो देखिए हमारे पास क्या है 6 बॉयज है, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, और यहाँ पे क्या हो गया बॉय 6, और यहाँ पे क्या हो गया गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, और यहाँ पे कितना हो गया गर्ल 6। तो बोल रहा है कि ऑल द गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, अगर सारी लड़कियां एक साथ होनी चाहिए तो सारी लड़कियों को मैं क्या कर दूंगा एक साथ बांध दूंगा। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये हो गया। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे हमारे पास, टोटल हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो 6 ये 7 ऑब्जेक्ट, तो फेवरेबल के लिए तो 7 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल, और जो गर्ल्स आपस में बंधी हुई हैं इनका भी तो आपस में इंटरनल अरेंजमेंट होगा, जैसा कि आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड। जब कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग का यूज करके गर्ल्स को आपस में बांध दिया। तो 6 बॉयज ये और प्लस 1 ऑब्जेक्ट ये, लेकिन जो 6 गर्ल्स आपस में बंधी हुई भी आपस में इंटरनल अरेंजमेंट कर सकते होंगे अपना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की हो जाएगी क्या, फेवरेबल 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, टोटल 12 फैक्टोरियल। दिस इज द योर आंसर। याद रखिए, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में स्ट्रिंग मेथड पढ़े होंगे, उसका हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है। और यहाँ पे देखिए 6 बॉयज 6 टोटल हो गया 12% का सिटिंग अरेंजमेंट 12 फैक्टोरियल। और फेवरेबल में सारी गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया गर्ल्स को एक साथ बांध दिया 6 बॉयज एंड प्लस ये 1, तो इनका 7 फैक्टोरियल। ये जितने भी 7 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट है इसमें सारी गर्ल्स एक साथ रही होंगी, लेकिन गर्ल्स आपस में भी एक दूसरे से अरेंज कर सकते हैं, तो इसलिए 6 फैक्टोरियल यहाँ पे। तो ये फेवरेबल अपॉन टोटल। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, जब तक आप ये क्वेश्चन को देखिएगा नहीं कहीं समझ में आएगा तो आप इसको एक बार बैक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बॉक्स कंटेन्स 10 बॉल्स आउट ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। अच्छा, तो यहाँ पे बोल दिया कि देखिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बॉक्स कंटेन्स 10 बॉल्स आउट ऑफ विच 3 डिफेक्टिव। देखो अगर 3 डिफेक्टिव हो गए तो 7 कैसे हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव। तो ये बात तो समझ, क्योंकि टोटल 10 बॉल्स है तो 3 डिफेक्टिव तो 7 नॉन डिफेक्टिव। 2 बॉल्स टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। तो बोल रहा है कि 2 बॉल्स टेकन फ्रॉम द बॉक्स
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन इज डिफेक्टिव, बोला है कि एग्जैक्टली वन इज डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन एग्जैक्टली वन इज डिफेक्टिव। अब देखिए अगर वन डिफेक्टिव होना है तो अब क्या होगा, क्योंकि दो बॉल हमको लेने, दो बॉल्स हमको लेने, एक बॉक्स कंटेन 10 बॉल्स, दो बॉल्स लेने, तो वन डिफेक्टिव हो गया, तो यानी दूसरा क्या लेना होगा हमको, नॉन डिफेक्टिव। क्वेश्चन पढ़ते जाना है, उसका मतलब निकालते जाना है। तो ठीक है, तो फेवरेल कितना हो जाएगा, एक डिफेक्टिव ले लिया, 3 में से एक डिफेक्टिव ले लिया, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव, तो 7 में से एक नॉन डिफेक्टिव बॉल ले लिया, और टोटल कितना हो जाएगा, 10 में से 2 बॉल्स का सिलेक्शन। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्टली वन इज डिफेक्टिव। ठीक है, सेकेंड में क्या बोल रहा है, बोथ आर डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर डिफेक्टिव। तो अगर दोनों डिफेक्टिव होना चाहिए तो कितने डिफेक्टिव बॉल है हमारे पास, 3 डिफेक्टिव बॉल है, 3 में से किसी भी 2 बॉल का सिलेक्शन 3, और यहाँ कितना आ गया 10/2। आप यहाँ से हमेशा सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ध्यान रखेंगे। तो बोथ आर डिफेक्टिव। थर्ड हमारे पास पार्ट क्या पूछा था, थर्ड पार्ट है हमारे पास बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। तो बोथ अगर नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए, बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, तो देखिए हमारे पास कितने नॉन डिफेक्टिव बॉल हैं, 7 नॉन डिफेक्टिव बॉल्स हैं, तो 7 में से कोई भी 2 बॉल ले लिया, और टोटल केस कितना हो गया 10/2। आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। एक बार इनको नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आएगी उसमें वीडियो बैक करके देखेगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करते समय क्या ध्यान रखना है, आपको वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लॉजिक्स पे फोकस करना है, साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परम्यूटेशन कम्बिनेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। देखिए जब हम लोग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वेन डायग्राम का यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 11 तो खास उतनी नहीं है, मतलब 11 में जो मिलेंगे तो बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन जब आप 12th में पहुंचोगे या जेई लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अगर तो देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो कैसे निकालें, जैसा कि आप लोग सेट थ्योरी पढ़े होंगे, तो सेट थ्योरी में एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग कैसे जाते थे। देखिए जैसे एक सेट ए हो गया और ये क्या हो गया, सेट बी हो गया, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला ए और बी, तो ए और बी कौन सा रीजन? अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता था, ये बॉक्स जो होता था यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता था। ए और बी में क्या जाता था, ये पूरा जाता था, तो इसको हम लोग क्या करते थे। और प्रोबेबिलिटी केस में ये जो यूनिवर्सल सेट है इसी को हम लोग क्या बोला करेंगे, सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसा सेट थ्योरी में हम लोग क्या बोलते थे, यूनिवर्सल सेट बोलते थे। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट जो होगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ए और बी ये हमारा होता था। तो अगर हम लोग ए और बी लिखते थे तो कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अगर आपको यहाँ पे तो क्या लिखते थे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट में अगर एस, यूनिवर्सल सेट एस में, यहाँ इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस तो एन एस, तो पूरे को अगर हम लोग एन एस से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन एस प्लस एन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से सबको डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देख लीजिए,
दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या है। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए इफ, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपनी ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, यानी हम लोग को क्या दे दिया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी क्या दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये दे दिया है 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.35 ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देने का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू पी। तो वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सारी चीजें यहाँ पे रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितने गिवन है, 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया अपने पास, 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दिया हुआ है, पी, और ये कितना हो गया, 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 0.30। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम बेस्ड कैसा क्वेश्चन आया ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन द फर्स्ट टाई और टोटल ऑफ 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सोल्यूशन ध्यान समझिए, स्कूल में कैसे करना होता है। आईटीजे के लिए तो हम लोग का अलग तरीका होता है, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्कूल के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन फर्स्ट टाई और टोटल। तो फर्स्ट ए इज द इवेंट ले लेते हैं, इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट टाई। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इवेंट को लेते हैं तो फर्स्ट टाई में क्या आता है, तो इसमें देखिए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 3,1, 3,2, फर्स्ट टाइम, तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। देखिए टोटल लिखने की बात जरूरत नहीं, अगर आपको चीज़ें समझ में आती है। 6,1, 6,2, मैं बस यहाँ पे समझाने के लिए लिख के दिखा दूँ 6,4 और 6,5 और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 6,6। तो एन ए ये कितना हो गया 80। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है बी, अब हम लोग इवेंट ले लेते हैं। बी बोला है कि टोटल सम इज 8, ऐसा ले लेते हैं। अगर देखो सम 8 चाहिए तो सम 8 किस तरीके से मिल सकता है,
तो 8 के लिए देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक हो जाएगा 2,6, दूसरा क्या हो जाएगा 6,2, ठीक है। एक हो जाएगा क्या 3,5 और फिर क्या हो जाएगा 5,3, फिर क्या हो जाएगा 4,4, ऐसा। तो टोटल फिर 1 2 3 4 5 टोटल सम 8 आ गया। तो यानी हमारे पास NB कितना हो गया 5। उसके बाद A इंटरसेक्शन B अगर हम निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B यानी फर्स्ट टाइप पे क्या होना चाहिए आपका इवन नंबर होना चाहिए और टोटल सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 2 और 6, तो ये आ गया 2 और 6 और क्या हो जाएगा 6,2। ये यहाँ पे फर्स्ट पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर ये नहीं लेंगे और फिर क्या ले लेंगे 4,4, ऐसा हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B ये अपन लोग के पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये बात समझ गए। और टोटल कितना हो जाएंगे, टोटल क्योंकि 2 डाई थ्रो कर रहे हैं तो जो हमारा NS हो जाएगा टोटल हो जाएगा कितना 36, ऐसा हो गया। तो अब हमको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमको जो चाहिए रिक्वायर्ड, हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए A यूनियन B। तो ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 18/36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/36 और ये कितना हो जाएगा 3/36। तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 20/36। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये हो जाएगा 5/9। दिस इज योर आंसर। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार बैक करके देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसको नोट कर लिए सभी लोग। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या अपने पास। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B अकर्स। तो देखिए यहाँ पे यूज कर लिए एटलीस्ट वर्ड, तो वर्ड्स पे बहुत ध्यान देंगे। A एंड B अकर इज 0.6, यानी आपको क्या दे दिया है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दे दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना दिया 0.6। उसके बाद इफ A एंड B अकर साइमल्टेनियसली, A एंड B अकर साइमल्टेनियसली, इसका मतलब आपको क्या दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये दे दिया हुआ है कितना 0.2। तो आपसे पूछ रहा है कि ये, तो एक बात समझिएगा ध्यान से कि अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये लिख लेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसा हो जाएगा। तो +1 यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा B, ऐसा हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसा पता होता है। जब हमको ये पता है तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ यानी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 0.6 प्लस 0.2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6.8, ये आ जाएगा 1.2 इस तरह से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों के पास क्या है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, इन ए क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% स्टडिंग बायोलॉजी, 10% ऑफ द इस क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इफ अ स्टूडेंट is selected at random from the class, find probability that he will study mathematics और biology, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे अप्रोच, ध्यान समझिएगा। सॉल्यूशन ए हम लोग लिख लेते हैं क्या, स्टूडेंट स्टडिंग
मैथमेटिक्स। बी हम लोग क्या ले लेते हैं, स्टूडेंट्स स्टडीइंग बायोलॉजी, ऐसा हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है कितना, 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 30/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या गिवन है हमारे पास, 10/100। और पूछा क्या जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ भी देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 40/100 प्लस 30/100 माइनस 10/100, कितना बच गया, 60/100। तो इसके चांसेस 60/100, यानी इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 20 से कट जाएगा, 23/5 इस तरह से। इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या 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 गिवन डेटा था। हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, जो जो डेटा गिवन था उसको लिखा और क्वेश्चन सॉल्व किया। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। वर्कआउट ऑन कंसेप्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, 2 कार्ड्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। What is the probability that either both of them are red or both of them are king? ठीक है, A is the event ले लेते हैं, both are red, और B ले लेते हैं, both are king। ठीक, तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B चाहिए। तो अगर बोथ आर रेड चाहिए तो देखिए रेड कार्ड कितने होते हैं, 20/62। ऑलरेडी आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम लोग बता चुके हैं। और ये क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ। अब जो बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बोथ आर किंग होने चाहिए। तो किंग कितने होते हैं, 4 में से C2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52C2 हो जाएगा, माइनस दोनों एक साथ, मतलब रेड के किंग होने चाहिए और दोनों बोथ मतलब, तो रेड के किंग कितने होते हैं, एक डायमंड का किंग होगा रेड और एक आपका क्या होगा, हर्ड का। तो 2 में से 2 किंग और 50C2। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आपका आएगा आंसर वही फाइनल आंसर होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। इसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग और भी बहुत चीजें सीखेंगे। आज तो हम लोग केवल ए यूनियन बी पे वर्कआउट किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ए यूनियन बी पे बेस्ड कुछ और कोशिश करेंगे। और आपको जहां कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया होगा, आप उसको लेक्चर्स को बैक करके देखेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। ये कैसे लिखा हूं, देखो टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, उसमें से 2 रेड कार्ड लिए, टोटल 52 कार्ड्स में से रेड किंग कितने होते हैं, स्पेड का किंग होगा, क्लब का किंग होगा, डायमंड का किंग होगा, हार्ट का किंग होगा। तो 4 किंग में से 2 किंग, और दोनों रेड किंग, तो एक हार्ट का किंग होगा, एक डायमंड का किंग होगा, 2C2 है। इसको कैलकुलेट कर ले जो आपका, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बोल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोल लेते हैं। इसी को हम लोग कैसे निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे निकाल लेते हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग कि जब भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी निकालना होगा अपने पास, तो यहाँ पे क्या करें, देखो मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बार बार करने के लिए आपको बताता हूँ कि हम लोगों को वेन डायग्राम थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जो कि सेट थ्योरी में पढ़े, तो यहाँ पे हम लोग इन चीजों को सेट थ्योरी के थ्रू समझ लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, आप ध्यान समझिए।
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी दो इवेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सैंपल स्पेस को। एक इवेंट ए हो गया, दूसरा इवेंट बी हो गया, दिस इवेंट ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, तो अगर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, तो वो जो होगा ये वाला होगा, ये दिस वन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी निकालेंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान समझना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरी ए की प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, ये ले लिया, पूरे ए की प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, तो पूरे ए की प्रोबेबिलिटी ले ली। लेकिन जैसे ही मैंने पूरे ए की प्रोबेबिलिटी ली, तो जब मैंने पूरे ए की प्रोबेबिलिटी ली तो उसमें आपका ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट आ गया। और ये वाले पार्ट में क्या है कि ये जो रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने का मतलब इसमें वो पार्ट भी है जिसमें ए भी है और बी भी है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, बस ए चाहिए, ओनली ए। या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ओनली ए को ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए बोल सकते हैं। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें से कुछ भी, ए बट नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, प्रोबेबिलिटी ए, सबका मतलब एक ही होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग ये पूरा ए ले लेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट ए ले लिया, जब यहाँ पे कंप्लीट ए लिया तो उसमें ये वाला पार्ट भी आ गया। ये वाले पार्ट में क्या है, ए और बी दोनों है। अगर ए और बी दोनों है तो हमको बी वाला तो चाहिए नहीं, हमको केवल क्या चाहिए, ओनली ए चाहिए। तो माइनस ये वाला पार्ट अगर हम लोग कर देंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, तो केवल और केवल आपका ये वाला ही सेगमेंट बचेगा, ये वाला सेगमेंट, और यही आपका क्या है, यही आपका ओनली ए है। इसको ध्यान समझिएगा, दिस इज ओनली ए, ठीक है। नहीं तो आप अपने सेट थ्योरी वाले लेक्चर्स देखिएगा, उसमें बैक जा करके तो आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, क्लियर। तो ये ओनली ए है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान समझ लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी बोल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होता है कि केवल और केवल ए वाले एलिमेंट बचेंगे, बी वाले हट जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए बोल लीजिए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, इस तरीके का है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से इसी तरीके की चीजें होगी। इसको भी हम लोग यहां पे देखिए, यहां पे ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब प्रोबेबिलिटी, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए बोल लीजिए, या आप इसको बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बोल लीजिए, या इसी को बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ऐसे, अब देखिए इसको कैसे, हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला पार्ट चाहिए। अगर हमको ये वाला पार्ट चाहिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा ये बी वाला पार्ट ले लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन जैसे ही इसमें लिया, उसमें ये वाला पार्ट भी अपने पास आ जाएगा। इस वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी में इसमें कुछ पार्ट ए वाले आ जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, ओनली बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट अगर हटा देंगे यहाँ से, तो जो पार्ट बचेगा और केवल ये बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो हम लोग एक बार नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपने पास, ध्यान से नोट करिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको बैक जाकर एक बार देखिए, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ए और बी। तो अब देखिए एग्जैक्टली वन ए बी निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे।
ध्यान समझिएगा, ये हो गया A, ये हो गया B, एग्जैक्टली 1। तो एग्जैक्टली 1 मतलब ये और ये, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें A और B वाला दोनों पार्ट है, तो ये हमको नहीं लेना है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 A, B। तो अब देखिए ये निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओनली माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हो गया। या तो हम लोग ऐसे निकाल लें और फिर प्लस ये वाला बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसा निकाल दें, ठीक है, आ जाएगा। इसी को हम लोग दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। एस पर देखो, ये यहाँ तक आप देख रहे हो, ये आपका A यूनियन B हो गया, ये आप देखोगे तो ये वाला पूरा आपका क्या है, A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। और आपको वेन डायग्राम से भी दिख रहा होगा बहुत क्लियर कट कि ये जो हम लोग ये और ये जो पूरा कंप्लीट निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होता है, उसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली ये बचेगा। तो ये वाला पार्ट आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हो कैसे आता है, ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो उससे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम लिखते हैं और प्रॉब्लम करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये प्रॉब्लम, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड एनसीसी, 32 opted for NSS and 24 opted both NCC and NSS. One of the students selected at random. What is the probability that the student opted for NCC but not NSS, the student opted for NSS but not NCC, the student opted for exactly one of them? ठीक है ना, इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अपने पास गिवन क्या 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 क्या, एक एक करके। ए हम लोग एक इवेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट ऑप्टेड एनसीसी, और बी हम लोग एक इवेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले अगर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो कितने स्टूडेंट एनसीसी लिए 30, तो कितना हो जाएगा 30/60। फिर हम लोग ले लेते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा, कितने स्टूडेंट एनएसएस लिए 32, तो ये हो जाएगा 32/60, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग के, क्योंकि दोनों लिए हुए हैं साथ में, तो वो कितने हमारे पास 24। तो एक एक लाइन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं क्या क्या गिवन है। 24/60 ऐसा होगा, ये सारी चीजें हमारे पास थी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग से क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट पार्ट हम लोग से पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, ओनली ए बोल लीजिए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा इसके लिए क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना हो जाएगा देखिए 30/60 माइनस 24/60, कितना आ जाएगा 6/60, आंसर इज 1/10 आ गया अपना, ठीक है ना। अब सेकेंड आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी बोल लेते हैं, या इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए अगर हमको निकालना है तो सिंपल सा इसके लिए बताया था, क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32/60 माइनस 24/60,
60, ये कितना हो जाएगा 8/60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/15, ये हो गया। ठीक है, और थर्ड आपसे क्या पूछा है, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 AB, तो इसके लिए आपको बताया था हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ये हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है 6/60, और ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है 8/60, तो कितना हो जाएगा ये 14/60, तो ये कितना हो जाएगा 7/30। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि जैसे पिछला फॉर्मूला बताया उस पर इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग किस तरीके से अप्रोच किए, यहाँ पे आप जो पिछला फॉर्मूला पढ़े वो सारा यूज हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का हम लोग एक दूसरा तरीका भी देखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार वीडियो रोक करके, तो फिर हम लोग इसके बाद सेकेंड मेथड देखते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं कि इसको करने का कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान समझिएगा, सेकेंड मेथड इस स्कूल में आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकेंड मेथड बता रहा हूँ उसको आप अपने तरफ के, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे दिखे, जल्दी क्वेश्चन करना है तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, वेन डायग्राम बना लेंगे इसका, यहाँ हो गया ये और ये हो गया आपका। अब देखो ये क्या हो गया NCC और ये क्या हो गया NSS, क्लियर। तो अब बोला कि देखो यहाँ पे 24 जो है दोनों लिए हुए हैं, तो जो 24 होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और अब देखिए अब क्या बोला है 30 NCC लिए, तो अब देखो 24 में क्या है आपके NCC वाले भी है और NSS वाले भी है, और 30 NCC लिए हुए, तो इसमें जो बचेगा 30 - 24 6 बचेगा। अब देखो ये पूरा अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये पूरा NCC का है, तो 30 NCC लिए हुए तो 6 + 24, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट कितने 32 हमारे NSS लिए हुए, तो अगर 32 NSS लिए हुए हैं तो 32 - 24, तो ये कितना बच जाएगा 8। अब देखो ये जो 6 आ रहा है ये वो है एग्जैक्टली केवल और केवल NCC लिए हुए बच्चे हैं, और ये 8 जो है ये एग्जैक्टली केवल और केवल NSS लिए हुए बच्चे हैं। 24 में क्या है कि ऐसे बच्चे हैं जो NCC और NSS दोनों लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अब कैसे निकाल लेंगे बहुत इजीली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली NCC, मतलब NSS नहीं लिए हुए, तो देखो कितना है ओनली NCC वाले 60, 6/60, बात खत्म। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और ओनली NSS, इसका अगर हमको निकालना है तो NSS वाले ओनली कितने हैं 8/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 NCC, NSS, तो देखिए कितना हो जाएगा, NCC वाले एग्जैक्टली कितने हैं 6/60 हो गया, और NSS वाले कितने हैं 8/60, तो ये कितना हो गया 14/60, यानी कितना हो जाएगा ये 7/30। दिस इज योर आंसर। तो हम लोग उस प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते थे, और ये वाला अप्रोच भी अपने पास हम लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्कूल एग्जाम में करिएगा तो फर्स्ट वाले मेथड को यूज करके करिएगा, जल्दी क्वेश्चन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं वेन डायग्राम का यूज करके। इसलिए और देखो क्वेश्चन पढ़ते जाए करिए वर्ड बाय वर्ड, ये समझिए कि 24 में NCC NSS वाले दोनों चीजें लिए हुए हैं, तो 30 लिए तो 6 यहाँ पे टोटल, देखो 30 हो जाएगा, 32 NCC, तो ये पूरा मिलाएंगे तो 32 हो जाएगा। आप ये मत समझिए 6 और 8 कहाँ से आ गए, इस बात को समझना, फील करना शुरू करिए 6 और 8 कैसे आए होंगे, ठीक है, क्लियर। आप इनको नोट कर लिए। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या अपने पास। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A और नॉट B, दोनों नहीं, ठीक है ना। देखते कैसे आएगा हमारे पास। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, यहाँ पे क्या है और नॉट B, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A यूनियन B। अगर आपको सेट थ्योरी याद हो तो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो वहां से हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जो किसी इवेंट के नहीं होने की अगर प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं, जहां पे सैंपल स्पेस जो रहेगा, सैंपल स्पेस को हम लोग वन लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिए। तो देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्या है, या कोई प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं इस पे। इफ ए एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट probability of E equals to 1/4, probability of F equals to 1/2, E and F दिया है 1/8, find the probability of not E और not F। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपने पास गिवन क्या क्या है। अपने पास probability of E गिवन है, कितना गिवन है 1/4, probability of F गिवन है, कितनी गिवन है 1/2, और probability of E इंटरसेक्शन F गिवन है, कितनी गिवन है 1/8। इतनी सारी चीजें गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट ई और नॉट एफ, ये आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, सिंपल सा। तो 1 माइनस यहां पर क्या कर देंगे, 1 माइनस 1/8 कर देंगे। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 7/8। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपने पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ और नॉर बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन थ्योरम यहां पे लग जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग इस तरीके से ये, तो नीदर ए, इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नोट कर लीजिए इसके बाद। तो देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्या है, या तो इस पे बेस हम लोग कोई एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 0. अच्छा, गिवन क्या क्या है, 2 इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है, ये आपके पास गिवन है 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन है 0.50। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस। साइमल्टेनियस अकरेंस मतलब क्या दे देता है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ये दे दिया 0.14 आपसे। अच्छा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नॉर बी अगर ये निकालना है, यानी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.25 प्लस 0.50 माइनस 0.14। तो ये टोटल देखिए कितना हो जाएगा 25 इसमें 0.11 0.61। तो 1 माइनस 0.61, तो ये कितना आ जाएगा 0.39। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉब्लम करते हैं। P and Q are 2 students seeking admission to IITs. The probability that P is selected is 0.5। अच्छा, तो मान लेते हैं
सोल्यूशन ऐसे कर लेते हैं, ए इवेंट मान लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ पी, और बी हम लोग मान लेते हैं सिलेक्शन ऑफ क्यू, ऐसा मान लेते हैं, ए हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, पी सिलेक्टेड इज 0.5, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटीज दैट बोथ पी एंड क्यू मतलब ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को दे दिया है 0.3, ठीक है। अब बोल रहा है प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बीइंग सिलेक्टेड इज एट मोस्ट 0.8, मतलब ज्यादा से ज्यादा 0.8 हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है। और देखो ये बात अगर आपको याद हो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो एक्सियोमेटिक अप्रोच में मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी के कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज आपके पास गिवन है उसको रख दिया 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.3 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो क्या बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 0.2 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 0.8। तो यानी अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0.8 है। तो यानी ज्यादा से ज्यादा जो इसकी एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है सिलेक्ट होने की कितनी हो सकती है, 0.8। यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो देखिए अब आप क्या करिए, अब आप सारी चीजें ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी के आप पढ़ चुके हैं, तो आपके बुक में जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं एनसीईआरटी में आप उनको अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए। आपको एक असाइनमेंट भेज दिया है मैंने, उसको सॉल्व करिए और उसको हमसे पूछिए। अगर कहीं पे हम लोगों को टाइम मिला या नेक्स्ट मौका मिला लेक्चर का तो हम आपको कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके डिस्कस कर दे, और जो आपके असाइनमेंट मिले आप उसको खुद से सॉल्व करिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे सॉल्व आसानी से हो जाएंगे जो बताया गया। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको कुछ लॉजिक्स फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन अभी आप एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन एनसीईआरटी पे ही फोकस करिएगा, जो असाइनमेंट दिया है उस पे ही फोकस करिएगा। आप ये नहीं कि ये प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया तो आप आईआईटी जेईई के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे या क्लास 12 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे। आईआईटी जेईई के लिए आपको अभी और भी चीजें सीखनी, ये जो हम लोगों ने पढ़ाया है ये केवल और केवल एनसीईआरटी में, ताकि जो आपके स्कूल में एग्जाम्स होने वाले हैं वो अच्छे हो जाए। जब आप 12th में पहुंचेंगे तो 12th में आपको बहुत डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको प्रोबेबिलिटीज पढ़ाई जाएंगे और बहुत और भी एडिशनल चीजें जैसे कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस थ्योरम क्या होता है, उसके अलावा और भी चीजें सिखाई गई कि प्रोबेबिलिटी और कैसे सोच करके हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समथिंग लॉजिक्स लगा करके। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करो तो फोकस ऑन द लॉजिक्स। आप इस बात पे फोकस मत करिएगा कि आपको क्या क्या इस क्वेश्चन में इस तरीके का तरीका लगा, नहीं, यू आर फोकस ऑन द लॉजिक्स एंड फॉलो द रूल्स। और आपको जो बताया गया है उसको देखेंगे, उसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, देन क्वेश्चन अप्रोच। हो सकता है कि एक क्वेश्चन लगाने में आपको 15 से 20 मिनट का टाइम मिल जाए, लेकिन ये जो 15 से 20 मिनट का टाइम है ये एक तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट होगा जिससे आप चीजों को सीख रहे होंगे। और एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो जो आज 15 से 20 मिनट का टाइम उस क्वेश्चन में लगा हुआ है, हो सकता है वो क्वेश्चन आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सीखना जरूरी है। इनिशियली आप ऐसा नहीं करिएगा कि रट लिया, फॉर्मूला लगा दिया, उसमें हम 30 सेकंड क्वेश्चन करके बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है लॉजिक्स एंड रूल पे। अगर लॉजिक्स एंड रूल्स आपको समझ में आ गए तो इसके आगे अगर आप चाहें तो आगे चीजें खुद से भी पढ़ के समझ के सीख सकते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो हम लोगों ने आपको डिस्कस कर दिए यहाँ से। लेकिन अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी आप ऐसा नहीं करिए जैसे कुछ बच्चों ने जब हम लोग पढ़ाए तो उसके बाद आईआईटी जेईई के क्वेश्चन अप्रोच कर, ऐसा नहीं करना है। अभी उतनी लिमिट में और भी बहुत सारे उसमें कंसेप्ट और यूज होंगे जो 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके थ्रू जेईई के क्वेश्चन आप अप्रोच कर पाएंगे। अभी तो ये जो बहुत बेसिक लेवल का है, जब हम लोग 12th में पहुंचेंगे तो हम लोग और भी चीजें सीखेंगे, करेंगे।
ठीक है, मैं अपना लेक्चर यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।